मान तो मान मान है। हाँ अब बात आप लोग बंद करिए। अब यहाँ देंगे। हम्म? नहीं, मैं अपना फायदा, मेरा फायदा मत सोचो, मैं अपना फायदा। ठीक है, सही चल रही है जिंदगी। क्या सोच रहे हो, फायदा बता दो। अच्छा, तो कभी खाना लेके आए आज तक? खाना लेके आए? रेड बुल मैं नहीं पीता, रेड बुल नहीं पीता। अरे नहीं, तुम पियो, ठीक है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ए इज नॉन सिंगुलर की रिजल्ट का कोरोलरी है जो आप प्रूव किए, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोरोलरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एफ के ऊपर ऑर्डर एन का। देन ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का दूसरा नाम क्या होता है? इनवर्टिबल। इनवर्टिबल इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। कैरेक्टराइजेशन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। मीन्स अगर आप कैरेक्टराइजेशन वाला समझ रहे हो, साथ जीना सा, अगर डिटर्मिनेंट ए किसी मैट्रिक्स का जीरो हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। डिटर्मिनेंट ए का जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स का। अगर ये होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। और अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा मतलब ये नहीं हो रहा है, नॉट नॉन सिंगुलर, नॉट नॉन सिंगुलर मतलब सिंगुलर होगा। आर इक्विवेलेंटली, आर इक्विवेलेंटली ये प्रूव करना, मतलब ये बात प्रूव करना, आर इक्विवेलेंटली ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स if and only if determinant A is zero. अब if and only if है ना, अगर ये नहीं हो रहा होगा, ये नहीं हो रहा होगा, ये नहीं होने का मतलब क्या, नॉन सिंगुलर न होना मतलब सिंगुलर, ए सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर ये नहीं हो रहा होगा, डिटर्मिनेंट ए जीरो। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कैरेक्टराइजेशन है ये। किसी भी मैट्रिक्स को ये अच्छा टूल भी देता है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, चेक करना है कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन जीरो आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। प्रूफ दो साइड से प्रूफ। सपोज दैट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मीन्स इनवर्टिबल। इनवर्टिबल देन, अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स आएगा। देन ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ए इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए इक्वल टू ए इंटू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये इसके बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा। और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। यू कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फिक्स होता है, क्या आएगा, वन। वो तो वन आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स मल्टी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहो तो प्रॉपर्टी में जाकर लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा वन आता है, वन।
दिस इंप्लाइज दैट ये कहाँ का एलिमेंट है प्रियांशु? हाँ, फील्ड का एलिमेंट। और फील्ड के एलिमेंट में फील्ड का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब इसका इनवर्स क्या होगा? अगर अल्फा बीटा फील्ड के अल्फा बीटा इक्वल टू 1 है तो बीटा का इनवर्स क्या होगा? अल्फा का इनवर्स क्या होगा? बीटा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का जो इनवर्स होगा वो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स के बराबर होगा। दोनों का तुम सोचो, थोड़ा सोचना, दोनों फील्ड के एलिमेंट है, ए भी फील्ड का एलिमेंट और ए भी फील्ड का एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है। क्या इसमें से एक भी जीरो हो सकता है? क्योंकि अगर एक भी जीरो फील्ड का एलिमेंट हुआ मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाएगा। एंड न तो डिटर्मिनेंट ए आपका जीरो होगा, जीरो ऑफ द फील्ड एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एक भी जीरो हुआ तो मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाएगा, 1 नहीं रहेगा। और न ही डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स भी जीरो, तो ये जीरो फील्ड का जीरो है। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो गारंटीड होगा कि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड होंगे। क्योंकि एक भी अगर जीरो हो गया फील्ड का, ये प्रोडक्ट फिर आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा। तो इस लाइन से ये इतना कंक्लूड कर रहे हो। यहां से एक रिजल्ट बगल में लिख लेना, ये बहुत आगे एक चीज यहां से और रिजल्ट प्रूव हो जा रहा है कि ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट के साथ क्या रिलेशन होगा? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट के साथ क्या रिलेशन होगा? डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, देखो यहां साफ साफ लिखा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, मींस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और फिर उसका इनवर्स निकाल लो, फिर उसका इनवर्स। सपोज कि डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक है नॉन जिसका डिटर्मिनेंट और फील्ड आर के ऊपर है, इसका डिटर्मिनेंट 5 है, तो बहुत कंपटीशन में हेल्पफुल होता है। डिटर्मिनेंट 5 है और ए आपका रियल फील्ड के ऊपर है, रियल फील्ड के ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए इनवर्स का क्या होगा? 1/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। 1/5 समझ गए? तो पहले कहा बोल दिए 1/5। इसका मल्टी डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स मतलब क्या? डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स मतलब ये फील्ड का एलिमेंट है, ये इनवर्स ये बता रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो आपका ये लिखा है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए फील्ड का एलिमेंट है। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के इनवर्स निकाल लो, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट ए 5 है, अगर ए फील्ड आर के ऊपर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5। 1/5, ठीक है, चल रहा है, चल 1/5। तो ये बॉक्स वाला लिख लेना कहीं पे, ये यही प्रूफ में ही इसी में आ गया। ये कभी ये प्रूफ करने के लिए आया तो यहां तक का लिख देना ऐसे, ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट और ए के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होता है? तो जो प्रूफ करना था वो खत्म हो गया। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है आपका? यही तो दिखाना था। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड, ये जीरो रियल नंबर मत समझना। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब फील्ड का जीरो नहीं हो सकता है, यानी फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। कन्वर्सली सपोज दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड, यानी फील्ड के एडिटिव आइडेंटिटी के अलावा कोई है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड। ये जीरो आपका फील्ड का है, आपको दिखाना है ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब ए इन्वर्टिबल होगा, मींस ए का इनवर्स मिलेगा, ठीक है? तो सिंस बाय
अरे कभी हैंग कर जाता है। कन्वर्सली सपोज दैट डिटर्मिनेंट ए अब की बार नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड का, तो हमें दिखाना ए नॉन सिंगुलर मींस ए इन्वर्टिबल मींस ए का इनवर्स मिलेगा। तो सिंस बाय एबव रिजल्ट उसी का कोरोलरी है ना, तो वो यूज होगा बाय एबव रिजल्ट वी हैव ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आता था, डिटर्मिनेंट ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आता था। ठीक, किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते थे, स्केलर मैट्रिक्स आता था डिटर्मिनेंट ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई एन, मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एंट्री क्या है, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां से आप क्या दे, यू कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट ए आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ए क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। डिटर्मिनेंट ए फील्ड का एलिमेंट है और नॉन जीरो एलिमेंट फील्ड का है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। डिटर्मिनेंट ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड का और फील्ड के हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, जिसको आप एक बटा डिटर्मिनेंट ए लिखते हो ना, एक बटा डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड का। तो डिटर्मिनेंट ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई एन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई एन। प्रियांशु थोड़ा सा तुम्हारी अलजेब्रा की समझ में चेक करूंगा, यहाँ कौन मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, नहीं एलिमेंट नहीं, ये है क्या जो अंदर लिखा है, मैट्रिक्स है। और ये क्या है, फील्ड का एलिमेंट। फील्ड के एलिमेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो, फील्ड का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। अब यू कैन राइट दिस, इस स्केलर को आप इसके साथ, यानी आपके पास अल्फा ए इंटू बी इस तरह से है, अगर इन जनरल रिजल्ट ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी, ये बराबर होता है ए इंटू अल्फा के साथ अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी। ये बचपन में कराया जाता है, अभी भी कर सकते हो। ठीक, अल्फा किसी के साथ, अल्फा ए के साथ भी रख सकते हो, अल्फा बी के साथ भी रख सकते हो। हमें अल्फा की जगह ये है, इसको इसके साथ रखना है। दिस इंप्लाइज दैट ये आप यूज कर रहे हो, ये चीज ये यूज कर रहे हो, ए इंटू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स एज ए स्केलर इसके साथ रख ले रहे हो, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ए ब्रैकेट बंद। ठीक है प्रियांशु, अब बताना ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये पूरा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो आर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसलिए कहता हूं जो। ठीक है, और ये कौन सा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यही रिजल्ट अप्लाई कर रहे हो। अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बी बराबर, ऐसा नहीं है कि अल्फा को आप बी के साथ कर सकते हो, आप अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी भी लिख सकते हो, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अपने जरूरत के हिसाब से मैं ये वाला यूज कर लिया। इक्वल टू, यहां जो है ये समझो, ये अल्फा बीटा आई एन कुछ इस तरह का है, स्केलर फिर स्केलर, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, कुछ इस तरह का। दिस इज नथिंग बट अल्फा इंटू बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई एन, ऐसे कर सकते हो ना। ये तो थर्ड प्रॉपर्टी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स स्पेस वेक्टर स्पेस होता है।
यू कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स और डिटर्मिनेंट ए एक साथ कर लिया और स्केलर मल्टीप्लीकेशन आई एन, ये चीज आप यूज कर रहे हो, ये इधर आप ये चीज यूज कर रहे हो। प्रियांशु फिर तुम्हारा जरूरत पड़ गई हमको, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? हाँ तुम नहीं बताना समझो, तुम बताना। डिटर्मिनेंट का इनवर्स है इस नंबर, इस फील्ड का, ये फील्ड का एलिमेंट और इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्या दे? हाँ अच्छा, उत्तराधिकारी हो तुम मेरे, एक उत्तराधिकारी समझते हो? बहुत बड़ी बात मैं बोल देता हूँ उत्तराधिकारी का मतलब, ठीक है, बहुत कठिन काम है, बहुत लोग बनने की कोशिश किए बन नहीं पाए, लेकिन तुमको मैं मानता तुम बन जाओगे। डिटर्मिनेंट ए का ये मल्टीप्लिकेटिव, डिटर्मिनेंट ए फील्ड का एलिमेंट और इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या आएगा? फील्ड का क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, यानी 1 इंटू आई एन, 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्ली हाँ हाँ समझ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, मैं समझ रहा हूँ, तुम थोड़ा मेरे से भी ज्यादा खोल के बता रहे थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड। तो दिस इज नथिंग बट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ए इक्वल टू आइडेंटिटी में स्केलर मल्टी 1 इंटू आइडेंटिटी में स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आई एन ही तो रहेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 1 से पूरे आई एन की एंट्री में मल्टीप्लाई करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या, सारे एंट्री मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी रहेगा, आइडेंटिटी। अब इसको प्रियांशु सोचना एक मैट्रिक्स की तरह, और ये एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ जा रहा है, इसका मतलब ए का इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा? ये है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए। यही तो मतलब हुआ, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आपका आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स ये पूरी मैट्रिक्स है। और याद करो इंटरमीडिएट में इसी से सवाल लगवाते हैं, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए इज इन्वर्टिबल, ए इनवर्स बराबर ये, इसका मतलब ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एंड जो इनवर्स आ रहा है ए इनवर्स वो एड डिटर्मिनेंट ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए। याद आया कुछ इंटर में? आप लोग क्या करते थे, एडजॉइंट निकालते थे, ए इनवर्स निकालते, दैट इज ए इनवर्स निकालते समय एडजॉइंट निकालते थे मैट्रिक्स का, एडजॉइंट निकालते थे मैट्रिक्स का, और एक बटा डिटर्मिनेंट ए से मतलब, एक बटा डिटर्मिनेंट ए मतलब डिटर्मिनेंट ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये स्केलर है। किसी ए इनवर्स निकालते समय टीचर आपके उस समय के जो रहते होंगे वो निकलवाते होंगे, एडजॉइंट निकालो पहले, और फिर एक बटा डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दो सब में, ठीक है, सब में स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका ए इनवर्स होता है, बचपन वाला फार्मूला। बट यहाँ नहीं लगाना बीएससी में, ये यहाँ नहीं लगाना है। तो प्रूव हो गया कि नहीं? आंसर प्रूव हो गया कि नहीं? प्रूव खत्म है कि नहीं? आप डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो मान के चले और आप दिखा दिए कि ए नॉन सिंगुलर है, ये तो दिखाना था कन्वर्स, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड है, ए नॉन सिंगुलर है, ए आपका नॉन सिंगुलर है, और एग्जैक्टली ए इनवर्स वही आया जो बचपन से आप जानते हो, जो बचपन से आप जानते हो वही ए इनवर्स आया। एक ऐसे छोटा सा रिजल्ट लिख लो, कोई लेट ए बिलोंग्स टू एम एन एफ एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है फील्ड एफ के ऊपर, एंड लेट
ए बी नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब तो कैरेक्टराइजेशन हो गया ना कि अगर ए नॉन सिंगुलर इसका मतलब डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो है। ठीक है, लेट ए बी नॉन सिंगुलर, देन एडज्वाइंट ए का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडज्वाइंट मैट्रिक्स आएगा प्रियांशु। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स उसका एडज्वाइंट मैट्रिक्स आएगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर n का। पूछा जा रहा है उसका डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, एक डिटर्मिनेंट के साथ क्या रिलेशन होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब एक डिटर्मिनेंट के साथ, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अभी प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है क्या होगा, मतलब मुझे पता है लेकिन मैं ड्रामा कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है ये कि एडज्वाइंट ए के डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा। क्या होगा, कुछ गैस करके बता सकते हो? गैस करो, बाकी मैं प्रूव कर दूंगा अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए, प्रूफ गैस हो गया तुम्हारा, ठीक है, गैस हो गया, प्रूफ लिखो। सिंस ए इंटू एडज्वाइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, बहुत काम का फार्मूला है ये, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका मतलब इसके इन दोनों के डिटर्मिनेंट बराबर होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन आई एन। दोनों साइड दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर है तो दोनों के डिटर्मिनेंट बराबर होंगे। अब एक चीज आप यूज कर रहे हो, डिटर्मिनेंट अगर कोई मैट्रिक्स ए है नॉन जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट या नॉन जीरो या जीरो कुछ भी हो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा स्केलर, ये लिख लेना कहीं पे, डिटर्मिनेंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या लोगे? हाँ, यही गड़बड़ कर देते हो, यही गड़बड़ है मामला। ठीक है, तुम्हारी आदत पड़ गई लेमडा बाहर करने की। जब आप, हाँ, जिसने ऑर्डर किया मैट्रिक्स है, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो लेमडा पे पावर n बाहर होगा, क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो हर में लेमडा है ना, हर कॉलम में लेमडा से मल्टीप्लाई है। एक कॉलम से बाहर करोगे एक लेमडा, दूसरे कॉलम से बाहर करोगे दूसरे लेमडा, तीसरे कॉलम से बाहर करोगे तीसरा लेमडा, nवें कॉलम से बाहर करोगे n, तो लेमडा इंटू लेमडा n टाइम्स। ये बड़ा लड़के गलती करते हैं, वो कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स, गड़बड़ है, लेमडा पे पावर है। एक रो में भी लेमडा, ये प्रॉपर्टी में शायद लिखवाया नहीं कि अगर एक रो कोई मैट्रिक्स है उसके एक कॉलम से लेमडा में मल्टीप्लाई है, एक कॉलम से लेमडा में अगर मल्टीप्लाई, एक ही कॉलम में लेमडा से मल्टीप्लाई है तो लेमडा बराबर पीछे आ जाता है, डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाता है अगर एक कॉलम में मल्टीप्लाई है। और जब आप ये लिख रहे हो लेमडा इंटू ए, इसका मतलब यनो कॉलम में मल्टीप्लाई है, तो हर कॉलम से लेमडा बाहर आएगा। ठीक है, तो हर कॉलम से बाहर आएगा तो लेमडा इंटू लेमडा इंटू लेमडा इंटू कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। तो लेमडा पे पावर n डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है, ये लिख लो कहीं पे। कुछ चीजें बहुत किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट होता है लेमडा पे पावर n हो जाता है डिटर्मिनेंट, वेयर वेयर ए जो है वो एम एन एफ का एलिमेंट है, यानी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है f के ऊपर, तब लेमडा पे पावर n आ रहा है। अब 3 क्रॉस 3 की होगी तो लेमडा पे पावर 3 आएगा, समझ रहे हो ना, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब ये थोड़ी ना हमेशा लेमडा पे पावर n ही करने लगे, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स तो लेमडा पे पावर 5 बाहर आएगा। अब वही बात यहाँ है, अरे ये एक मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट है। ये ए की तरह सोचो, ये बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, और इस साइड ये लेमडा समझो,
और ये ए, इसको ए समझो, यही तो है डिटर्मिनेंट लेमडा ए, उसी टाइप का है। आईएन को ए की तरह सोचो और इसको स्केलर की तरह सोचो, डिटर्मिनेंट लेमडा ए ही तो टाइप का है। और वो आर्डर एन की है तो लेमडा बाहर आएगा, लेमडा पे पावर एन बाहर आएगा, और लेमडा है यहाँ पे कौन, हाँ, तो डिटर्मिनेंट ए पे डिटर्मिनेंट ए पे पावर एन बाहर आएगा। और फिर किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप ये अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हो, ये स्केलर बाहर आया विथ पावर एन क्योंकि एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन, और इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहेगा, क्योंकि ये भी फील्ड का एलिमेंट, ये भी फील्ड का एलिमेंट 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे ये यही पड़ा रहेगा। यहां से बताओ डिटर्मिनेंट ए आपका जो है, डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स मिलेगा। वो लोग कहते हैं ऐसे इसको इधर भेज देते हैं, इधर उधर नहीं भेज रहे हो, इसको इधर भेज, इधर नहीं भेज रहे हो, ठीक है। अगर ये ए नॉन सिंगुलर है मींस डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर मींस डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड है, इसका मल्टीप्लिकेटिव अनुसार मत देखो, ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका इनवर्स आएगा और इसके इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 दे देगा, केवल बचेगा क्या इधर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिटर्मिनेंट ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 दे देगा, और 1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए खुद यही रहेगा, ठीक है। और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, इधर भी तो मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट ए पे पावर इनवर्स से, डिटर्मिनेंट ए पे पावर इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट ए पे पावर एन, इधर मल्टीप्लाई किए तो ये आपका 1 दे देगा, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, जो काम इधर किए वो उधर भी करोगे। अब कहानी खत्म है। दिस दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन माइनस 1। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, किसी अगर ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, अगर ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बराबर होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का पावर एन माइनस 1, पावर एन माइनस 1। तो अपने उस थ्योरम में जाके भर लो जहां भरना था। ये तुम बहुत अच्छा बताते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन माइनस, एक बार तुम सोचो कि बड़ा ताज, मतलब ये क्वेश्चन 4.75 में और इतना क्वेश्चन, और इतने आसान आसान क्वेश्चन, मैं ये बता रहा हूँ कितने आसान क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू एम एन एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला दिया था डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, दूसरा दिया था डिटर्मिनेंट ए प्लस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी, where B is also element of MNF. Third one, determinant of A inverse equal to determinant A का inverse, determinant of, और ये लास्ट वाला यही था, determinant of adjoint A equal to determinant of A पे पावर n माइनस 1। यहाँ A नॉन सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है, तो डिटर्मिनेंट की नहीं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और बी भी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन गड़बड़ है, तो ये तो सही ही है, ये तो सही ही है, ये तो सही है, गड़बड़ यही है।
अब ये गड़बड़ है तो सही कौन सेलेक्ट करोगे? आंसर कौन सही है? अगर ये ए है, बी है, सी है और वो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो जो फॉल्स है तो वो सही है, तो चुनोगे कौन सा ऑप्शन? आंसर बी। ठीक है, यही गड़बड़ी होती है जब फॉल्स वाला सवाल आता है तो लड़के गलत करे, बी चुनोगे। आंसर इज बी, आंसर इज बी। सब खत्म। ठीक है, और कुछ अलग से पढ़ना भी नहीं, इतना ही पढ़ना है। इसी को जय राउंड पढ़ पाओ पढ़ो, ठीक है, जय राउंड पढ़ के पढ़ो, ठीक है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन ओवर एफ, यानी ए जो है एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स से फील्ड एफ के ऊपर, फील्ड एफ के ऊपर स्क्वायर नहीं ले रहे हो, जनरल एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स। लेट x1 x2 xn बी एलिमेंट ऑफ फील्ड, इसको आप अननोन्स बोलोगे, अननोन्स, अननोन्स मतलब ये निकाल इक्वेशन बनाने जा रहे हो तो अननोन्स है ये। लेट b1 b2 bm आर द एलिमेंट्स ऑफ f, ये अलग से b1 b2 bm एलिमेंट ले रहे हो f के। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम है इसमें कई लीनियर इक्वेशंस आएंगे, कितने आएंगे वो भी आप जान रहे हो, ठीक है। इक्वेशन बनाते समय क्या करोगे, जो कोफिशिएंट लोगे इसके इक्वेशन बनाते समय, मैट्रिक्स का पहला रो यानी पहला इक्वेशन बनेगा a11 x1 a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn। इक्वेशन बनाते समय आप कोफिशिएंट जो ले रहे हो, कोफिशिएंट वो मैट्रिक्स का पहला रो, मैट्रिक्स ए का पहला रो ही तो है ये, ठीक है, इक्वल टू b1। फिर दूसरा रो a21 x1 a22 x2 प्लस डॉट 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 a2n xn इक्वल टू b2। ऐसे लास्ट वाला प्रियांशु क्या आएगा, लास्ट वाला पूछ रहा हूं, ठीक है, लास्ट वाला वो तो आएगा बीच में, लास्ट वाला am1 एम क्लास की मैट्रिक्स है ना, m1 रो यूज करोगे, हाँ समझ गए ना, am1 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 x1 am2 x2 प्लस डॉट 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 amn xn इक्वल टू bm। कितने इक्वेशंस हैं, कितने अननोन्स हैं, कितने हैं संख्या में, संख्या में कितने हैं x1 x2 xn, अननोन्स कितने संख्या में, अननोन तो x1 x2 xn है ना, n अननोन, और कितने इक्वेशंस बन रहे हैं m, तो बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, m लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स। ठीक, ऐसे लिख लो, जो आप ये सिस्टम बनाए हो ऐसे स्टार बना लो, स्टार इज ए सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस में m इक्वेशंस आ रहे हैं, m लीनियर इक्वेशंस, m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। अननोन्स को कुछ लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं, आप अननोन ही लिखिए, वेरिएबल और अननोन लिखिए। आप एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हो जिसमें m इक्वेशंस हैं, n अननोन्स हैं। अब एक नोटेशन, इफ वी टेक
अगर आप जो x1 x2 xn अननोन है उसको कॉलम वेक्टर की तरह ले रहे हो, x इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn, कहाँ का एलिमेंट होगा प्रियांशु? अगर x को ऐसे कॉलम वेक्टर की तरह ले रहे हो तो कहाँ का एलिमेंट होगा? x1 x2 xn। एलिमेंट कहाँ का होगा? हाँ, ये मतलब n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, एलिमेंट कहाँ का? एफ एन के एलिमेंट को एज ए कॉलर वेक्टर, दिस इज एलिमेंट ऑफ एफ एन, एलिमेंट ऑफ एफ एन, एफ एन का एलिमेंट है। हमेशा कोई जरूरी नहीं कि एफ एन का एलिमेंट आप ऐसे देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो एज ए कॉलम वेक्टर, ये एफ एन का एलिमेंट है कि x1 x2 xn फील्ड के एलिमेंट हैं, तो x1 x2 xn एफ एन के एलिमेंट हो गया, एज ए कॉलम वेक्टर देख रहे हो, एज ए कॉलम वेक्टर। एंड b इक्वल टू b1 b2 डॉट 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 bm, ये बताओ कहाँ का एलिमेंट होगा? b1 b2 bm भी फील्ड का एलिमेंट है, तो ये कहाँ का एलिमेंट होगा? fm का होगा, ठीक है, fm का। दिस इज एलिमेंट ऑफ fm, दिस इज एलिमेंट ऑफ fm। अगर ये नोटेशन आप अडॉप्ट कर ले रहे हो तो जो उतना भारी बल्कि सा इक्वेशन लिखे हो एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। देन सिस्टम स्टार कैन बी रिटन एज, अगर ये नोटेशन अडॉप्ट कर ले रहे हो, x इक्वल टू x1 x2 xn और b इक्वल टू b1 b2 bm, ठीक है, ये fn का एलिमेंट होगा, ये fm का एलिमेंट होगा। fn आप सब जान रहे हो, ठीक। कैन बी रिटन एज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू b, ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू b। जो इक्वेशन लिखे थे ना एम लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन, वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, a इंटू एक्स इक्वल टू b। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है प्रियांशु? ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ए। और एक्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? नहीं, एक्स तो आपके सामने है, किस? n क्रॉस 1। तो जब प्रोडक्ट करोगे यहां जितने कॉलम्स उतने रो, तो प्रोडक्ट वैलिड है, तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी? और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? सब वैलिड तो है, लिखना कोई गड़बड़ तो है नहीं, लिख सकते हो ऐसे। अब उतना बड़ा इक्वेशन लिखने से बढ़िया ऐसे लिख दो आराम से, इनटू एक्स, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्स इक्वल टू बी। we say that स्टार और डबल स्टार एक ही बात है, बस लिखने के तरीके बदले हैं, ठीक। तुम उसी को मैट्रिक्स की तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों चीजें हैं एक ही। वी से दैट स्टार एंड डबल स्टार सेम ही बात है, तो स्टार ही लिखो। वी से दैट स्टार इज कंसिस्टेंट, एक शब्द यूज किया जाता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार है जिसमें m लीनियर इक्वेशन n अननोन्स हैं, उसको कंसिस्टेंट बोलोगे इफ देयर एग्जिस्ट a1 a2 an in f such that कंसिस्टेंट का मतलब उसके पास सोल्यूशन आ जाए, उसके पास सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो वी से दैट स्टार इज कंसिस्टेंट इफ there exists a1 a2 an in f such that a11 x1 की जगह a1, a12 a2 डॉट 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 a1n an इक्वल टू bn b1, ठीक है। a21 a1 a22 a2 प्लस डॉट 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 a2n an इक्वल टू b2, और लास्ट वाला am1 a1 a22 a2 प्लस डॉट 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 amn an इक्वल टू bm। क्या हुआ? अच्छा, ये अरे तो ये सब बातें इतना तो समझ लो, am2 ऑनलाइन वालों के लिए सही किए, am2b। तो अगर स्टार को कंसिस्टेंट बोलोगे
अगर आपको फील्ड में एलिमेंट मिल गए जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, नहीं x1 x2 xn की जगह a1 a2 an रखने पे b1 b2 bm मिल जा रहा है, मींस तो दैट इज दैट इज दैट इज a1 दैट इज a1 a2 dot 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 an belongs to fn is a solution of स्टार। कंसिस्टेंट का मतलब उसका सोल्यूशन मिल जाए, नहीं ऐसे फील्ड में एलिमेंट मिल जाए a1 a2 an जिसको उस इक्वेशन में रखो तो सेटिस्फाई कर जाए यानी राइट साइड में अगर ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अगर x1 x2 xn की जगह आप a1 a2 an रखो तो b1 आ जाए, दूसरे इक्वेशन में x1 x2 xn की जगह आप a1 a2 an रखो तो b2 आ जाए, ठीक है। इक्वेशन में अगर x1 x2 xn की जगह a1 a2 an रखो तो bm आ जाए, मींस ये सेटिस्फाई कर रहे हैं a1 a2 an। ये जो कॉलम वेक्टर a1 a2 an बनाए हो ये सोल्यूशन हो गया स्टार का। कंसिस्टेंट का सिंपल कंसिस्टेंट भारी भरकम नाम है, उसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो सोल्यूशन अगर रख रहा है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। डिफिनीशन ये लिखते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, एक चीज और लिख लो उसी में अभी होमोजीन, इफ b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू डॉट 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 bm इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, यानी जो इक्वेशन में राइट साइड है सब 0 हो जाए, ठीक है, b1 b2 bm सब 0 हो जाए, देन द सिस्टम स्टार नॉमेनक्लेचर है, देन द सिस्टम स्टार then the system star is called, कौन सा कार्ड लिखाया है, कार्ड इज कॉल्ड द होमोजीनियस, मतलब जिसका राइट साइड 0 हो जाए, ठीक है, कॉल्ड द होमोजीनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले भी आपको पढ़ाते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अगर b1 b2 bm 0 हो गया तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और इन दिस केस आप मैट्रिक्स नोटेशन में क्या लिखोगे, a इंटू एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, a इंटू एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, जहां 0 मतलब 0 0 डॉट 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 0 एफएम का एलिमेंट, ये फील्ड का 0 है, ये 0 कहाँ का है, फील्ड का है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और स्टार को फिर क्या बोलोगे, अगर जनरल बी है ax इक्वल टू बी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टार द सिस्टम स्टार, सब नॉमेनक्लेचर, इसमें ज्यादा उलझना मत। सिस्टम स्टार इज कॉल्ड द नॉन होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ax इक्वल टू बी को नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलोगे, और अगर b 0 हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गया, राइट साइड 0 हो गया, तो बोलोगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब थ्योरम पे आते हैं। अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, आप कब वो सोल्यूशन रखे, कोई जरूरी नहीं हमेशा सोल्यूशन उसके पास हो, कोई जरूरी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो कोई जरूरी नहीं उसके पास हमेशा सोल्यूशन हो, ठीक है, हमेशा सोल्यूशन हो, ठीक है। तो लेट a belongs to m क्रॉस n ओवर f, a इक्वल टू a i j, हमेशा ऐसे लिखा करो,
एम एम क्रॉस एन ओवर एम, मतलब ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ। लेट x इक्वल टू x1 x2 xn बिलोंग्स टू fn। यहां आपका xi जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, इसको बोलते हो अननोन, ये अननोन है। x1 x2 xn। लेट b इक्वल टू b1 b2 bm bm बिलोंग्स टू fm। देन द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो आप लिखते हो ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू बी, ये सब लिख चुके हो ऊपर है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू बी। इसको खोलोगे क्या आएगा, खोल के जब लिखोगे क्या आएगा, वही जो स्टार बनाए हो, ये तो डबल स्टार फॉर्म में लिखा हूं, जो स्टार बनाए हो a11 x1 प्लस a12 x2, ये हम लीनियर इक्वेशन नो, ये शॉर्ट फॉर्म में खोलने पे वही आएगा। तो ए आपका ए है ए आई जे, और यक्स आपका ये अननोन से कॉलम वेक्टर बनाए हो, और ये बी है एज ए सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए प्लस क्या है मैं अभी बता रहा हूं, रैंक ऑफ ए प्लस इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इफ एंड ओनली ax इक्वल टू बी हैज ए सोल्यूशन, ax इक्वल टू बी हैज ए सोल्यूशन, या एग्जाम में आ जाए ax इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली रैंक ऑफ a प्लस इक्वल टू रैंक a, वेयर a प्लस जो मैट्रिक्स बना रहे हो वो आप बना कैसे रहे हो, a मैट्रिक्स लिखोगे पूरा a मैट्रिक्स, और बगल में आप b वाला भी लिख दोगे b, a मैट्रिक्स मीन्स कुछ इस तरह से होगा, a प्लस आपका a11 से लेकर के a1n तक तो रहेगा ही रहेगा, a21 से लेकर के a2n तक तो रहेगा ही रहेगा, am1 amn, और इसमें एक कॉलम और बढ़ा दोगे, एक कॉलम और बढ़ा दोगे, वो क्या होगा b, यानी b1 b2 bn, ये मैट्रिक्स आपका a प्लस है। लिखते हैं ऐसे, ए मैट्रिक्स के सारे एंट्री लिख दोगे लाइन बी, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी प्रियांशु, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, किस ऑर्डर की होगी, एम क्रॉस एन प्लस वन, एम क्रॉस एन प्लस वन, इसमें एन प्लस वन कॉलम हो गए। कितने रो है इसमें, रो तो एम ही है, कॉलम बढ़ा रहे हो ना एक, तो एन प्लस वन बढ़ेगा ना यहाँ पे। ए मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसमें बस यही जो बी है वो ऐड ऑन कर रहे हो, तो ये आपका एम क्रॉस एन प्लस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, एम क्रॉस एन प्लस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स। ए प्लस बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, ए में जो ए मैट्रिक्स है उसी में एक कॉलम और बढ़ा दे रहे हो, जो राइट साइड में बी लिखे हो, बस कुछ नहीं करना। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड, ये मैट्रिक्स आपका ज्यादा लैंग्वेज ना लिखो, सीधे इसके नीचे तीर बना के लिख दो, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AUGUMENTED, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए, और ए को बोलते हैं, इसी में लिख लेना, ए को बोलते हैं, ज्यादा नाम, ए को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सिर्फ ए को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब एक बार थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लो और फिर प्रूफ करते हैं। कोई नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन रखेगा इफ एंड ओनली अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के बराबर आ जाए। सिंपल सा कैरेक्टराइजेशन है,
कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सोल्यूशन रखेगा इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, तब और तभी रखेगा जब आगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक के बराबर आ जाए। कोफिशिएंट इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं आगमेंटेड मैट्रिक्स। आगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के बराबर आ गया तब आपका जो Ax इक्वल टू बी है सोल्यूशन रखेगा, और अगर नहीं बराबर आया तो सोल्यूशन नहीं रखेगा। क्लियर कट बात है, इफ एंड ओनली इफ है। यही कैरेक्टराइजेशन है सोल्यूशन रखने का, कंसिस्टेंट होने का। सिर्फ क्या करोगे, आगमेंटेड मैट्रिक्स निकालोगे, उसका रैंक अगर ए के रैंक के कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के बराबर आ गया तो सोल्यूशन रखेगा, नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं रखेगा। सोल्यूशन रखेगा तो बोलोगे कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन नहीं रखेगा तो बोलोगे इनकंसिस्टेंट। समझ में आई मेरी बात? प्रूफ लिखते हैं। x1 x2 xn ये fn का एलिमेंट है एंड b इक्वल टू b1 b2 डॉट 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 bm bm ये fm का एलिमेंट है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल टू b। ये दिखने में सिंगल आपको लग रहा है, लेकिन जब खोलोगे तो m लीनियर इक्वेशन से यह अननोन आएगा। खोलोगे ये आपका a है, ये आई अगर लिख रहे हो तो ये आपका a है, और इंटू x मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन x, ये आपका x1 x2 xn है, इक्वल टू b, b आपका b1 b2 bm है। अब पहला रो और पहला कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऐसे तो करते हो, उठाए रो और इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या आया आपका a11 x1 प्लस a12, इसको उठाए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो a12 x2 और प्लस डॉट 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 a1n xn, यही तो आएगा। ये आपकी m क्रॉस n की है, ये आपकी n क्रॉस 1 की है, तो मैट्रिक्स जो नई आएगी वो m क्रॉस 1 की होगी, m क्रॉस 1 की, यानी m रोज होंगे और कॉलम एक ही होगा। तो पहला एंट्री ये आएगा। दूसरी एंट्री क्या आएगी, हाँ इसको उठाओगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे a21 x1 a22 x2 a2n xn। लास्ट एंट्री क्या आएगी इसकी, am1 x1 am2 x2 डॉट 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 amn xn। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आएगी। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर होंगी। जब करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर करोगे तो आपका वही एम लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, एमओ वाला बीएम के बराबर, तो वही आपका सिस्टम ऑफ लीनियर। तो ये लिखा सिंगल जाता है, इसमें एम लीनियर इक्वेशन और एन अननोन्स हैं। इसमें एम लीनियर इक्वेशंस
इक्वेशंस इन n unknowns. ए को क्या बोलते हैं, प्रियांशु भी नामनक्लेचर हो गया, ए को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और ए और बी, ए में एक कॉलम और बढ़ा लिए, बी तो क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। डिफाइन ए लीनियर इक्वेशन, डिफाइन, अभी लीनियर इक्वेशन लिखो, डिफाइन ए मैप अरे यार क्या कैसे चला जा रहा है, इधर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिफाइन ए मैप, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के सहारे एक मैप डिफाइन कर रहे हो, एल ए। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके सहारे एक मैप एल ए डिफाइन कर रहे हो। और एल इसीलिए लिख रहा हूँ कि कुछ देर बाद ये लीनियर मैप हो जाएगा एल ए। और कहां से कहां बनाओगे ये, अगर ए आपकी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन, एफ एन से एफ एम में, जो कॉलम बता रहा था एफ एन से एफ एम में। डिफाइन ए मैप एल ए फ्रॉम एफ एन टू एफ एम बाई एल ए। और यहाँ के एलिमेंट को आप कॉलम, एफ एन के एलिमेंट को हमेशा यहाँ कॉलम वेक्टर की तरह देखोगे। एफ एन का एलिमेंट एन टपिल होगा लेकिन कॉलम की तरह देखोगे। तो मान लो ये आपका लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा एन, इसी टाइप का तो होगा एफ एन का एलिमेंट। कोई जरूरी नहीं कि एफ एन के एलिमेंट को ऐसे देखो, आप कॉलम की तरह देख सकते हो। इस पूरे थ्योरम के प्रूफ में एफ एन और एफ एम के एलिमेंट को एज ए कॉलम वेक्टर देख रहे हो, एज ए कॉलम वेक्टर। एल ए क्या करता है, यहाँ के एलिमेंट को मैप करेगा, इसके अंदर आना चाहिए। तो ए इंटू लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा एन, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये भी तो मैट्रिक्स है एन क्रॉस 1 ऑर्डर की, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, और ये एन क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, ये वाली मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है, और ये वाली मैट्रिक्स एन क्रॉस 1 की। ये गया तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, एम क्रॉस 1। और एम क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स होगी वो कहाँ का एलिमेंट होगा, एफ एम का। मैप आपका वैलिड मैप है। एल ए किसी भी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा एन को कहाँ मैप कर रहा है, ए टाइम्स दिस, ए मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। एल ए यहाँ के एलिमेंट को, जिसको कॉलम वेक्टर की तरह लिख रहे हो, मैप कर रहा है ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा एन। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक कॉलम वेक्टर ही आएगा जिसमें यम एंट्री होंगी, क्योंकि यहाँ देखो यम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, ये एन क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ये यम क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगा, एक यम क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी एम क्रॉस, जिसमें यम रो होंगे और एक ही कॉलम होगा, तो एफ एम का एलिमेंट है। ठीक है, दिस मैप इज वैलिड। और मैप क्या बना सकते हो, एल ए के सहारे ही बना सकते हो, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस आर ऑल लेमडा 1, लेमडा 2 डॉट 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 लेमडा एन बिलोंग्स टू डोमेन एफ एन। माई क्लेम इज दैट कि जो आप एल एफ एन से एफ एम में बना, एफ एन एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, एफ एन एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, एफ एम भी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है। दो वेक्टर स्पेस के बीच में मैप बनाए हो तो लीनियर मैप होने का चांसेज है, चांसेज नहीं, मैं क्लेम कर रहा हूं ये लीनियर मैप होगा। माय क्लेम इज दैट कि एल एफ एन से एफ एम में इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट v इक्वल टू लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा एन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या करोगे, दो एलिमेंट डोमेन का लोगे एफ एन का, दो एलिमेंट आप डोमेन का लोगे एफ एन का, v इक्वल टू लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा एन एंड w इक्वल टू म्यू 1, म्यू 2,
डॉट डॉट म्यू एन बिलोंग्स टू एफ एन। तो एलिमेंट आप एल ए के डोमेन के ले लिए, एंड एक फील्ड का एलिमेंट स्केलर लेना होगा, अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब आपका टारगेट क्या है दिखाने का? यहीं से कुछ दब जाता, वहीं से गड़बड़ जाता। एल ए आप अल्फा वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा एल ए वी प्लस एल ए डब्ल्यू, जो ही ये दिखा दोगे तो आपका एल ए लीनियर हो जाएगा। वी डब्ल्यू स्केलर ले लिए, अब आपको यही दिखाना होगा एल ए अल्फा वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा एल ए वी प्लस एल ए डब्ल्यू, जो ही ये दिखाओगे तो एल ए लीनियर हो जाएगा। चलो दिखाते हैं, ये अपने को दिखाना है। नाउ एल ए ऑपरेटेड ऑन अल्फा वी प्लस डब्ल्यू, एल ए अल्फा अल्फा और वी आपका क्या है? वी तो यही है ना, कॉलम वेक्टर लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट 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 लेमडा एन, वी की जगह रख दिए कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स जो बोलना बोलो, कॉलम वेक्टर कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर एक कॉलम मैट्रिक्स होती ही है। और प्लस डब्ल्यू आपका क्या है? म्यू वन म्यू टू डॉट 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 म्यू एन, ये भी एक कॉलम वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू एल ए ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले अप्लाई करोगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की तरफ सोचो, n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करेगा? अल्फा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस आपका आ जाएगा अल्फा लेमडा 1 अल्फा लेमडा 2 डॉट 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 अल्फा लेमडा n, और प्लस ये आपका ही है म्यू 1 म्यू 2 डॉट 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 म्यू n। और फिर मैट्रिक्स एडिशन की डिफिनेशन अप्लाई करोगे, मैट्रिक्स एडिशन की डिफिनेशन एल ए मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंट्री जोड़ लोगे, आपका आएगा क्या? अल्फा लेमडा 1 प्लस म्यू 1 अल्फा लेमडा 2 प्लस म्यू 2 प्लस डॉट 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 अल्फा लेमडा n प्लस म्यू n, ये तो आएगा। एक खुद कॉलम मैट्रिक्स आ गई, यानी एल ए के अंदर एक खुद कॉलम वेक्टर आ गया, कॉलम वेक्टर। ये एफ एन का एलिमेंट है, एफ एन का एलिमेंट खुद एक कॉलम वेक्टर आ गया, ठीक है, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स, यानी एन क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। और एल ए करता क्या है? एल ए के अंदर जो भी आ रहा है, एल ए क्या कर रहा है? एल ए के अंदर अगर लेमडा 1 लेमडा 2 डिफिनेशन में जाओ, अगर लेमडा एन है तो क्या करता है? ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन, ये तो करता है एल ए की डिफिनेशन से। जो भी अंदर आएगा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा, तो एल ए इसको क्या करेगा? ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अल्फा लेमडा 1 अल्फा लेमडा 1 म्यू 1 अल्फा लेमडा 2 म्यू 2 प्लस डॉट 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 अल्फा लेमडा n म्यू n। फिर यहीं से ब्रेक कर दो इसको, राइट दिस, अब थोड़ा तो यहीं से ऐसे ब्रेक कर दो, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेमडा 1 लेमडा 2 ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इसको ब्रेक कर दे रहा फिर से दो भागों में, अल्फा लेमडा 1 लेमडा n प्लस म्यू n म्यू 2 म्यू n। अब फिर सॉल्व करोगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर एडिशन यही आ जाएगा। ए और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये आएगा अल्फा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n, और प्लस ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस। बिल्कुल ये आप यूज कर रहे हो, ए अल्फा बी प्लस सी इक्वल टू अल्फा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सी, ये रिजल्ट यूज कर, ये खुद एक मैट्रिक्स, ये खुद एक मैट्रिक्स, ये आप यूज कर रहे हो।
ये स्केलर बाहर आ गया, अल्फा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस मैट्रिक्स, म्यू1 म्यू2 म्यू1, अल्फा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और यही आपका क्या है, नहीं ये आपका, ये पूरा आपका क्या है, हाँ एल ए, ठीक, एल ए λ1 λ2, ये पूरा यहां से यहां तक एल ए λ1 λ2 λn, और ये आपका क्या है, ये एल ए म्यू1 म्यू2 म्यूn, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एल ए, और इसी को आप क्या मान के चल रहे हो अपने नोट वी, और ये आपका क्या है डब्लू। तो एल ए इज लीनियर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों ही ये दिखाया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वी डब्लू आप ले चुके, वी डब्लू आपका आर्बिट्रेरी था और अल्फा आर्बिट्रेरी था, यह तो आपको यही तो दिखाना था, आपका टारगेट था कि एल ए अल्फा वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा एल ए वी प्लस एल ए डब्ल्यू, और चूंकि वी और डब्ल्यू आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हो एफ एन का और अल्फा फील्ड का आर्बिट्रेरी, वो हो रहा है, इसका मतलब एल ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक प्रियांशु, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेट E1 E2 En be the standard basis of E1 E2 En be the standard basis of Fn डोमेन का, Fn वेयर ei को आप कॉलम वेक्टर की तरह देखोगे 0 0 1 0 0 0, ith प्लेस पे 1 है, ith प्लेस हमेशा यहाँ कॉलम वेक्टर की तरह देखोगे। देन अगर E1 E2 En बेसिस है डोमेन वेक्टर स्पेस का, इस सेट का डायरेक्ट इमेज निकालोगे, देन एल ए E1 एल ए E2 डॉट 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 एल ए En, भाई E1 E2 En Fn के एलिमेंट है तो एल ए के द्वारा इमेज आएगा, और एल ए E1 क्या होगा a इंटू E1, ठीक, a इंटू E1, एल ए E2 क्या होगा a इंटू E2, एल ए En क्या होगा a इंटू En। ये किसको जनरेट करेगा, ये एक बार और यूज कर चुका हूं मैं, अगर वो बेसिस है तो एल ए के द्वारा उनके हर एलिमेंट का जो इमेज है, इसका डायरेक्ट इमेज ले रहा है एल ए के द्वारा, वो किसको जनरेट करेगा, एफएम को, रेंज स्पेस को, रेंज स्पेस यानी एल ए के रेंज स्पेस को जनरेट करेगा। देन एल ए अगर ये बेसिस है एफ एन की, एल ए E1 एल ए E2 एल ए En जनरेट्स रेंज स्पेस ऑफ एल ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, फिर रेंज स्पेस को जनरेट करेगा, रेंज स्पेस ऑफ एल ए। ये जनरल रिजल्ट है कि टी V1 से V2 में अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और B अगर बेसिस है V की, तो टी बी जनरेट करेगा, जनरेट करता है, जनरेट्स रेंज टी को जनरेट करेगा। एल ए आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, E1 E2 En बेसिस है डोमेन वेक्टर स्पेस का,
तो जो डायरेक्ट इमेज आएगा इसका, डायरेक्ट इमेज का मतलब क्या, सब पे एल ए ऑपरेट हो जाएगा। इस सेट का एल ए के द्वारा डायरेक्ट इमेज का मतलब क्या, सब पे एल ए ऑपरेट हो जाएगा। जो आएगा वो जनरेट करेगा रेंज एल ए को, रेंज एल ए को, जो सब स्पेस होगा एफ एम का, जो सब स्पेस होगा एफ एम का। आज क्यों इतना है? अच्छा, दैट इज एल ए इवन मीन्स ए इवन, बाय डिफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इवन। इवन आपका खुद एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसका 1 0 0, ठीक। इवन आप समझ रहे हो ना, इवन मतलब ये 1 0 0 0, इतना भी कठिन नहीं जितना आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हो। एल ए इवन मतलब डिफिनेशन से ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इवन, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ई टू, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ई एन, जनरेट्स जनरेट्स रेंज स्पेस ऑफ एल ए। एल ए का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके रेंज स्पेस को जनरेट कर गए। एल ए एन की जगह ये लिख दिया, एल ए टू की जगह ये लिख दिया, एल ए एन की जगह ये लिख दिया। समस्या ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इवन से आएगा क्या, यही समझने वाली बात। ए इंटू इवन से एक यम क्रॉस वन की मैट्रिक्स आएगी, आएगा क्या? इस पूरे प्रूफ में यही समझना है कि ए इंटू इवन क्या आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो तो दुनिया जान रही मैट्रिक्स आएगा। कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का आएगा तो क्या आएगा? चलो अच्छा मैं बता रहा हूं, ये आपका A11, A12, ये आपका, ज्यादा आप परेशान हो तो तीन ही ऑर्डर का मैं ले रहा हूं। मान लो जनरल एन, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, ये तुम बहुत बढ़िया बताते हो, A33, ठीक है। अब इवन का मतलब यहां पे क्या होगा, 1 0 0, ये तो होगा इवन का मतलब 1 0 0। इवन का मतलब यहाँ 1 0 0, अगर 3 क्रॉस 3 में देख रहे हो तो 1 0 0। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, आएगा तो ऐसे ही मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 1 की, ये 3, हाँ यही तो मैं पूछ रहा, पहला कॉलम आएगा। ये नहीं बता पा रहे तो लीनियर अलजेब्रा बेकार है पढ़ना, ठीक है। अगर ए इंटू इवन कर रहे हो तो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ए इंटू ई टू इज द सेकंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए बता दे रहा हूं कैसे। आप पहला रो उठाओगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो A11 बाकी सब जीरो हो जाएगा, A11 प्लस जीरो मतलब A11 आएगा। फिर ये रो उठाओगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको उठाए इसमें मल्टीप्लाई किए तो A21 बाकी सब जीरो, तो A21 आ जाएगा। फिर उसको उठाओगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो A31 बाकी सब जीरो, A31। और ध्यान से देखो तो यह है क्या मैट्रिक्स का, इवन मैट्रिक्स का है क्या, पहला कॉलम। A इंटू E1 से C1 आ जाएगा, A इंटू E2 से C2 आ जाएगा सेकंड कॉलम, A इंटू EN से क्या आ जाएगा CN। ऐसा एक प्रूफ में और किया हूं, लेकिन आप लोग पढ़े तो होगे नहीं, नहीं तो बता दिए होते अब तक। कहा किस प्रूफ में किया था प्रियांशु, याद है? रिकॉल, दैट इज C1, C2, CN, और ये सारे जो आपके ऐसे बना के लिखे ना कॉलम्स हैं, कॉलम्स ऑफ ए। जनरेट्स एल ए,
अरे सॉरी, जनरेट्स रेंज LA, रेंज LA, कुछ किए नहीं, ये जनरेट किया रेंज LA को, ये यही है, कुछ नया नहीं है, और ये यही है, ठीक, ये यही है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं रेंज LA को, जनरेट कर रहे हैं रेंज LA को, और मैट्रिक्स के कॉलम जिसको जनरेट करते हैं उसको क्या एक नाम देते हो इसके पहले, कॉलम स्पेस ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स के कॉलम जिसको जनरेट करते हैं उस स्पेस को क्या नाम देते हो, कॉलम स्पेस ऑफ ए। मतलब कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रेंज ऑफ LA। यहां से एक चीज और कंफर्म करो, कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रेंज ऑफ LA। it follows that ये जनरेट करता है कॉलम स्पेस को, और यहां ऐसे आ गया कि जनरेट कर रहा है रेंज LA को। इसका मतलब कॉलम स्पेस ऑफ ए रेंज LA के बराबर ही होगा, कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल टू रेंज LA। अब प्रियांशु थोड़ा सा ये कोने में कहीं बनाना, टेक्निकल, कोई मैट्रिक्स है कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि वहां यूज करना हमको, कॉलम स्पेस ऑफ ए दैट मींस सब स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ ए, C1 C2 Cn, ये तो है सब स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक, ये कॉलम से, इसका मतलब ये इसको जनरेट कर रहा है कॉलम स्पेस ऑफ ए को, कॉलम स्पेस ऑफ ए को जनरेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। और अगर ये जनरेट कर रहा है तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या होगा, अभी ये जनरेटिंग सेट है, अभी ये जनरेटिंग सेट है, ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब जितने इसमें से LI होंगे, ठीक है, LI होंगे, ठीक है, LI होंगे तो जनरेट तो कर ही रहा है, ठीक है, इसमें जितने इसमें LI होंगे वही बना लेंगे बेसिस, तो यानी इसका मतलब नंबर ऑफ LI कॉलम्स जनरेट तो कर रहा है, लेकिन बेसिस होने के लिए LI भी जरूरी है। तो कॉलम स्पेस का डायमेंशन मतलब जनरेट C1 C2 Cn, तो कॉलम स्पेस को जनरेट कर रहा है, कॉलम में से जो LI होंगे और प्लस जनरेटिंग तब जाके बेसिस बनेगा। मतलब डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ LI कॉलम्स इन ए, जितने ए में LI कॉलम्स होंगे उतना ही डायमेंशन होगा कॉलम स्पेस ऑफ ए का। और कॉलम स्पेस ऑफ ए के डायमेंशन को आप क्या बोलते हो, कॉलम रैंक, कॉलम रैंक, कॉलम रैंक ऑफ ए, कॉलम रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ LI कॉलम्स, LI कॉलम्स इन ए। फाइनली क्या निकल के आया, कॉलम रैंक ऑफ ए बराबर हो गया, ऊपर से देखे कॉलम रैंक ऑफ ए बराबर हो गया नंबर ऑफ LI कॉलम्स इन ए, यानी किसी मैट्रिक्स में जितने LI कॉलम्स होंगे उतना ही उसका कॉलम रैंक होगा। जैसे मान लो ये आपका C1 C2 C3 C4 C5 5 कॉलम्स हैं, इसमें से 3 आपके LI कॉलम्स हैं, 3 LI कॉलम्स हैं, बाकी इन तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं, बाकी C4 C5 इन तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका कॉलम स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, 3, कॉलम स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, 3, मींस कॉलम रैंक क्या होगा, 3, ठीक, कॉलम रैंक क्या होगा, 3। और कॉलम रैंक को ही आप क्या बोलते हो, कॉलम रैंक ऑफ ए इक्वल टू रो रैंक ऑफ ए और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दैट मींस एक थोड़ा सा इसको बॉक्स बड़ा करना,
कॉलम रैंक को ही रैंक ऑफ ए बोलते हो। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एल कॉलम्स कॉलम्स इन ए। ये इसको स्टार बना देना, यानी किसी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है तो नंबर ऑफ एल कॉलम्स इन ए के बराबर होता है। यानी किसी मैट्रिक्स में जितने एल कॉलम होंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। डिस्कशन पूरा ऊपर से नीचे तक किया गया है, ठीक। फाइनल आपको कंक्लूजन क्या रखना है कि किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, कॉलम स्पेस इससे जनरेट होता है। अब इसमें से जो एल होंगे, ठीक है, वही बेसिस बनाएंगे, मींस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ मींस एल कॉलम्स इन ए। सारे कॉलम तो जनरेट कर ही रहे हैं, उसमें से जो एल होंगे, नंबर ऑफ एल कॉलम्स इन ए, वही डायमेंशन आप कॉलम स्पेस ऑफ ए दे देंगे। और कॉलम स्पेस ऑफ ए के डायमेंशन को आप कॉलम रैंक ऑफ ए बोलते हो, इक्वल टू नंबर ऑफ एल कॉलम्स इन ए। और कॉलम रैंक ऑफ ए ही रैंक होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एल कॉलम्स इन ए। आपके पास एक फार्मूला ये भी आ गया कि किसी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो नंबर ऑफ एल कॉलम्स इन ए के बराबर होता है, नंबर ऑफ एल कॉलम्स इन ए के बराबर। ये बॉक्स कहीं किनारे बना लेना, टाइम देके बना लो, जरूरी है। तो अलग से मैं बताता हूँ, लेकिन लिख लो यहीं कहीं पे। इसी तरह से सिमिलर आर्गुमेंट से आप कह सकते हो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ एल रोज इन ए के बराबर भी होगा। सारा डिस्कशन यहाँ रो स्पेस ऑफ है, रो से जनरेट होगा, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ है, नंबर ऑफ एल रोज इन ए, ठीक है। रो रैंक ऑफ है, नंबर ऑफ एल रोज इन ए, ठीक है। और रो रैंक ऑफ ए को ही रैंक ऑफ है बोलते हो, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, प्रूव कर चुके हो। तो रैंक ऑफ है, किसी मैट्रिक्स का रैंक, फाइनली ए लिख लो, रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो होता है, रैंक ऑफ ए, अगर ए m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इक्वल टू नंबर ऑफ एल कॉलम्स इन ए। और सेम बराबर वही नंबर ऑफ एल रोज भी उतने ही आएंगे, नंबर ऑफ एल रोज इन ए। कुछ करना नहीं, बस यहाँ जहां जहां कॉलम स्पेस है वहां रो डाल दोगे तो अपने आप यही चीज निकल के आ जाए। ये बॉक्स में बना लो। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एल कॉलम्स काउंट कर लो या नंबर ऑफ एल रो नंबर ऑफ एल रोज का काउंट कर लो, और दोनों सेम ही होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब नाउ ax इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हैज ए सॉल्यूशन, हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट। कब सॉल्यूशन रखेगा, अगर अननोन की जगह देयर एग्जिस्ट a1 a2 an in fn such that कि x की जगह रखो, ये x की जगह अगर इसको रखो सेटिस्फाई कर जाए। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन a1 a2 an इक्वल टू b, यही तो होगा। ax इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट मींस हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली अगर a1 a2 an मिले जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, मींस a इंटू एक्स की जगह ये कॉलम वेक्टर रखो a1 a2 an तो b आ जाए, अभी तो कहोगे सॉल्यूशन रख रहा है। और द इफ एंड ओनली ऐसे इफ एंड ओनली करके जोड़ते जाएगा। इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट a1 a2 डॉट 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 an इन fn सच दैट ये बताओ ये क्या है, LA की डिफिनेशन से, बाय डिफिनेशन ऑफ LA, बाय डिफिनेशन ऑफ LA ये क्या है, a इंटू LA ऑफ दिस ना, LA ऑफ दिस, LA ऑफ a1 a2 an, ये जो लिखे हो ना, ये LA ऑफ LA के द्वारा इसकी इमेज है a1 a2 an की। हाँ अंकल जी, ठीक है। ये जो है LA के द्वारा इस a1 a2 an का इमेज इक्वल टू b,
तो Ax इक्वल टू बी हैज ए सोल्यूशन इफ एंड ओनली दिस हैपेंस, इफ एंड ओनली दिस। उसकी नहीं, बस इसकी जगह ये लिख दियो। यहां से क्या कंक्लूड करोगे? इफ एंड ओनली, कोई समझदार आदमी बताए, प्रियांशु तुम सबसे समझदार आदमी हो। इफ एंड ओनली अगर बी जो है, जो आपका बी है, ठीक है, बी वो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज हो जा रहा है। ये आपका डोमेन, एल ए का डोमेन क्या है? एल ए का डोमेन एफ एन है ना। तो बी डोमेन के एलिमेंट का इमेज हो जा रहा है, इसका मतलब बी कहां बिलोंग करेगा? अगर बी एल ए के डोमेन के एलिमेंट का इमेज हो रहा है तो बी कहां बिलोंग करेगा? बी बिलोंग्स टू रेंज एल ए। एफएम में तो पूरी दुनिया बिलोंग करेंगे, वो तुम लोग क्या बताते हो, हमको समझ में नहीं आता। एफएम में तो सब रहेगा। अगर बी रेंज में बिलोंग करेगा, रेंज में, अगर बी डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज है, इसका मतलब बी प्री इमेज रख रहा है। इसका मतलब जो आपका बी है वो रेंज एल ए का एलिमेंट है, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट का इमेज हो जाएगा, रेंज में ये बिलोंग कर जाएगा, रेंज एल ए में। फाइनली क्या हुआ कि सिस्टम Ax इक्वल टू बी, Ax इक्वल टू बी एज ए सोल्यूशन, एज ए सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ B belongs to range LA, range LA, B belongs to range LA। ऊपर से कंक्लूड अब कि अब फाइनल कंक्लूजन ये आया कि Ax इक्वल टू बी के पास सोल्यूशन होगा अगर B, Ax इक्वल टू बी जो है, B, Ax इक्वल टू बी जो है, अगर वो रेंज LA में बिलोंग करेगा तभी ये सोल्यूशन रखेगा इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली B belongs to range LA किससे जनरेट हो रहा है? अभी आपके कॉपी में किससे जनरेट हो रहा है? कॉलम से। B range LA is nothing but generated by columns C1, C2, Cn। यानी यही तो जनरेट कर दे रहा था रेंज LA, इसकी जगह रेंज LA की जगह ये लिख दिया B belongs to अब स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A C1, C2, Cn, क्योंकि रेंज LA C1, C2, Cn से जनरेट हो रहा था, मींस सब स्पेस जनरेटेड बाय C1, C2, Cn इज नथिंग बट रेंज LA। रेंज LA की जगह ये लिख दिया। इफ एंड ओनली अगर B सब स्पेस जनरेटेड बाय इसमें बिलोंग कर रहा है, तो मतलब B इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर B सब स्पेस जनरेटेड बाय इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब B इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C2, Cn। B इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B is a linear combination of C1, C2, Cn। और C1, C2, Cn है क्या? A के कॉलम्स, लीनियर कॉम्बिनेशन कॉलम्स ऑफ A, कॉलम्स ऑफ A। आपका पहुंचा Ax इक्वल टू बी हैज ए सोल्यूशन, कहानी खत्म होने वाली है, हैज ए सोल्यूशन, अब यहां पहुंच गए। इफ एंड ओनली बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर बी एक के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तभी सोल्यूशन रख। अब ध्यान से बताना, ये आपका ए प्लस था, सोच के बताना, ए प्लस था, इसको आप कैसे लिखे थे? ए हरी लाइन और ये बी, यही तो था आपका। और ए आपका क्या है? ए के कॉलम C1, C2 डॉट 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 Cn और ये बी, ये होगा, ठीक है। ये तो यही है, ए के कॉलम जब ये है तो आप यही तो लिखो कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, nवां कॉलम बी। और आप कह रहे हो कि बी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, बी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स कितने होंगे? यार मत बोलो, ये तो ज्यादा बोल दिए। नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए। होगा ना, ए में कोई जरूरी नहीं कि C1, C2, Cn सब एलआई हो। बात समझो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्गुमेंट को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं अगर बी लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका, इसका मतलब बी इन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में एलआई कॉलम्स उतने ही होंगे जितने इसमें एलआई कॉलम्स होंगे। यही तो मतलब हुआ, जितने इसमें एलआई कॉलम्स होंगे, क्योंकि ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, ठीक है।
इसका मतलब नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। जितना इसमें एलआई कॉलम्स होंगे उतना ही इसमें एलआई कॉलम्स होंगे, क्योंकि ये इन्हीं पे डिपेंड कर जा रहा है। बात मेरी समझ पा रहे हो? इफ एंड ओनली अगर बी लीनियर कॉम्बिनेशन है C1 C2 Cn का, इसका मतलब नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए प्लस, इसमें इस पूरे में नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए प्लस यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए प्लस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स जितने होंगे उतने ही होंगे जितने एलआई कॉलम्स किसमें होंगे, नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए। क्यों? मान लो इसमें तीन, सपोज थोड़ी देर के लिए इसमें तीन लीनियर एलआई कॉलम्स हैं इसमें ए में, ये ए है, ये पूरा आपका ये जो लिखे हो ना ये ए ही है, ए, इसमें तीन एलआई कॉलम है, तीन एलआई, थोड़ी देर के लिए समझ लो तीन एलआई कॉलम है इसमें, और ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल में कितने एलआई कॉलम होंगे? तीन ही तो रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब इसमें तीन एलआई कॉलम्स हैं और ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ओवरऑल मैट्रिक्स में कितने एलआई कॉलम होंगे? तीन ही एलआई कॉलम्स होंगे, ठीक है, तीन ही एलआई कॉलम्स होंगे। तो बी चूंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब जितने एलआई कॉलम्स इसमें होंगे उतना इस पूरे मैट्रिक्स में एलआई कॉलम्स होंगे। वही मैं लिखा हूं, नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन दिस ए, नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन दिस। रीजन क्या है? क्योंकि बी जो है वो ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, बी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस वजह से। अब जिससे ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, समझना हो समझो, नहीं रट्टा मार लेना, अब इससे ज्यादा कोई भी नहीं समझा पाएगा। इफ एंड ओनली नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए प्लस कॉल्ड रैंक ऑफ ए प्लस। किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलआई कॉलम्स होंगे, अभी मैं लिखवा दिया था ब्रैकेट में, किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलआई कॉलम्स होंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। रैंक ऑफ ए प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इन ए मींस रैंक ऑफ ए, और यही आपको प्रूव करना था QED। तो AX इक्वल टू बी एज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली रैंक ऑफ ए प्लस इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यही प्रूव करना था। आप थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, यानी कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगा इफ एंड ओनली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो जाए। सॉल्यूशन कहां रखता है? AX इक्वल टू बी सॉल्यूशन कहां रखेगा? प्रियांशु लास्ट क्वेश्चन बता के फिर जाओ, ये सॉल्यूशन कहां रखेगा? AX इक्वल टू बी सॉल्यूशन कहां रखेगा? पलटो उल्टो कुछ नहीं, सब यहां से होता है, यहां बढ़ाओ, ठीक है, ये नहीं है तो पलना पलटने से क्या होगा? ठीक, यही से बताओ ना कि सॉल्यूशन कहां रखेगा एक्स इक्वल टू, FN में रखेगा ना, ये तो नेचुरल सी बात है। सॉल्यूशन जो आएगा FN में आएगा, एक्स 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 FN का एलिमेंट है, तो जो सॉल्यूशन रखेगा वो FN से ही तो आएंगे, FN में ही तो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जाओ फिर कल मिलते हैं, इस थ्योरम को पढ़ लेना, आया ना पढ़ लेना।